नमस्कार, जय हिंद। खून तो बहुत ज़्यादा फूक रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन हमारे देश में इन सब बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जिस गंभीरता से इन मुद्दों को लेना चाहिए। मैं बिल्कुल उसी मुद्दे की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में दोपहर को मैंने पोस्ट के माध्यम से आपसे जिक्र किया था। छत्तीसगढ़। क्या हमारा देश इतना कमज़ोर है? हमारे देश की सेना में इतनी ताकत है कि चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी देश गंदी नज़र से हमारी तरफ आँख उठाता है, हम उनकी दोनों आंखों में अपनी उंगलियां डाल के उसको वापस खा देते हैं। लेकिन खुद हमारे देश के भीतर हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको चंद मुट्ठी भर लोग इतना स्पॉइल करें कि आए दिन हमारे देश के जवानों को, अर्धसैनिक बलों को मारा जा रहा है, उनके साथ ऐसी निर्मम हत्याएं करके हैवानियत की जा रही है। कौन है जिम्मेदार? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है। सीआरपीएफ के मेरे कुछ ऑफिसर से अभी पर्सनली बात हुई दोपहर को, जब इस बारे में मुझे डिटेल सूचना मिली, मैं बड़ा सुन के हैरान था। सबसे पहली बात तो ये कि अगर नक्सलियों को वहाँ से खदेड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की यदि हम बात करें, ये कोई भारत की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इतना ज़्यादा बजट पे इनकी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च किया जाता है, इनको हर चीज़ दी जाती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? कमियाँ क्या है? सबसे पहली कमी, जिस भी व्यक्ति ने इनको आदेश दिया, क्योंकि जो डीजी है वो भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके नहीं जा सकता जब तक कि उसको गवर्नमेंट की परमिशन वो ना ले। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले यदि 700-800 पता था कि यहाँ पे नक्सली छुपे हुए हैं, उनका डेरा है, यहाँ पे उनको ख़त्म करना था, और यदि सरकार ने परमिशन दी थी, तो ग्राउंड लेवल पे प्लानिंग क्या थी? मुझे लगता है कि बिल्कुल ज़ीरो थी। क्यों ज़ीरो थी? यदि इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया गया था तो सीक्रेसी क्यों नहीं बरती गई? कैसे उन हैवानों को पता चला कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है? कैसे उन्होंने पहले से घात लगा के बैठे और आके इतने बड़े ट्रैप में हमारे जवानों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? सबसे पहला सवाल, जब इतने बड़े ऑपरेशन के लिए मीटिंग तय की गई थी, तो क्या ये कोई सब्जी मंडी की दुकान थी कि आओ यहाँ पे ट्रक खाली करो और चले जाओ? इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहले प्रॉपर ढंग से रैकी की जाती है, सर्वे किया जाता है, इसमें खुद बहुत समय लग जाता है। उसके बाद देखा जाता है किस समय पे कौन आता है, कौन जाता है, किस लेवल पे क्या होता है, कौन से एरिया में कौन सी क्या गतिविधि है, किससे उनके लिंक्स हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ तो शायद किसी नेता ने बोल दिया होगा जाके इनको सफाया कर दो, बहुत टाइम से हम परेशान हैं, और चली गई फोर्स से जाके कर दिया। ऐसा नहीं होता। किसने परमिशन दी थी इनको? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं चाहूँगा भारत सरकार से इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में इंटरफेरेंस दिखाए और इस बात को पता लगे किसने ऑर्डर दिए थे। अचानक से 2000 की पूरी टोली को लेके उनके ऊपर हमला करने के लिए अचानक से कैसे प्लान बना लिया गया? ऐसा तो नहीं है कि एकदम जाके वो चले गए, थोड़ी बहुत उन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन करी होगी, पर प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कमियाँ रही हैं। नंबर एक, जब एक इतने बड़े सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया जाता है, मुझे लगता है कि किसी नेता को या स्टेट गवर्नमेंट के आला अधिकारी को बताने की शायद ज़रूरत थी तो बताना चाहिए था, अगर नहीं थी तो नहीं बताना चाहिए था। इतने धीरे धीरे उनको जो है इंस्टॉलमेंट में जो है वहाँ पे डेपुटेशन लेकर आनी चाहिए थी, ताकि वहाँ के जो लोकल मुखबिर हैं वो उन तक खबर ना पहुँचा पाए। नंबर दो, क्या लोकल गवर्नमेंट में से कोई ऐसे लोग थे, स्थानीय लोग या नेता लोग, जिनकी सांठगांठ रहती है वोट के चक्कर में नक्सलियों से भी, उनके परिवारों से भी, और उन्होंने कोई खबर दी? या फिर मीडिया का हाथ रहा? जैसे मीडिया अक्सर कोई भी बड़ा ऑपरेशन हो रहा होता है, पहले अपने न्यूज़ चैनल से इस बात को छाप देता है कि देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में फौज आ रही है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज उतर रही है, लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इतने में दुश्मन अलर्ट हो जाता है, और सबसे बड़ा हाथ ऐसे मीडिया वाले लोगों का भी है। ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाए और ऐसे लोगों को तामुल के लिए बैन कर देना चाहिए जो देश के साथ गद्दारी करते हैं मीडिया हाउसेस के नाम पे। नंबर तीन, क्या मुखबिर लोकल लेवल पे था? कौन थे वो मुखबिर जो आसपास उनको खबर दे रहे थे? उस बारे में भी इंटरसेप्ट करने की बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। अब बात करते हैं मुद्दे की। जब हमारी टोलियाँ तकरीबन 2000 की संख्या में जब यहाँ से ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए लोग गए थे, दुश्मन क्या करता है? घात लगा के बैठा रहता है। वहाँ पे बूबी ट्रैप्स होते हैं, वहाँ पे आईडीज़ होते हैं, वहाँ पे उनके स्नाइपर्स तक बैठे होते हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। क्या हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इतनी कमज़ोर हैं कि उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाई? या वो बस वेट कर रही थी कि माओवादी वहाँ पे वेट कर रहे थे? बीजापुर और सुकमा जैसी जगहों पे वो नक्सली वेट कर रहे थे कि आएंगे उनको सीधा गोली उड़ा देंगे? क्या इतनी कमज़ोर थी हमारी तैयारी, हमारी प्रिपरेशन? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जवानों को अक्सर इतने लंबे लंबे समय तक ड्यूटी दी जाती है, वो इतनी फटीग, उनकी बॉडी मेंटली एंड फिजिकली वो टायर्ड रहते हैं कि वो किसी भी ऑपरेशन को एकदम से अंजाम देने के लिए तैयार नहीं रहते। क्या उनके निरंतर रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं? क्या उनको निरंतर छुट्टियाँ मिलती हैं? क्या उनको निरंतर वो सभी सुविधाएं मिलती हैं जिनके वो हकदार हैं?
बिल्कुल नहीं मिलती। इस चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से हमेशा मैं जवानों की आवाज़ उठाता आया हूँ। किस किस मजबूरी में, परेशानी में वो लोग गुजर रहे होते हैं, छुट्टियां तक नहीं मिलती। क्यों नहीं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वाले लोग भी आर्म फोर्सेस की तरह एक गवर्निंग सिस्टम बनाते कि हर एक जवान को जितनी भी उनकी छुट्टी तय है, साल की 90 है 75, उनको समय पर मिले। क्यों नहीं मिलती, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेंटली इनको इतना टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स भी फर्स्ट्रेट रहते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग। और यदि एक कंपनी कमांडर या एक पूरी बटालियन को संभालने वाला अफसर यदि वो मेंटली रूप से स्ट्रांग नहीं है तो उसकी पूरी समझ लीजिए कंपनी और बटालियन स्पॉइल है। जो वहाँ पे ऑफिसर जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, क्या वो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए? वो खुद इतना डीमोटिवेट करते हैं कई बार कि फौज का बिल्कुल मनोबल ही टूट जाता है। अक्सर आपने देखा होगा टीन के डब्बों की गाड़ियों में उनको ले जाया जाता है उन इलाकों पे जहाँ पे दुश्मन घात लगा के बैठे रहते हैं, रॉकेट लॉन्चर लिए बैठे रहते हैं। जम्मू कश्मीर का वीडियो आपको मैंने दिखाया था। क्यों नहीं इनको बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाया जाता? क्योंकि कमी है। उसका भी डिटेल वीडियो मैंने बताया था, कुछ जवानों ने वीडियो भेजा था, अब तक मैंने पहुँचाया था, उसको भी आपने शायद देखा होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी बड़ी देश की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, खास तौर पे मैं तो हेड्स ऑफ करता हूँ सीआरपीएफ को, एसएसबी को, जो ऐसे ऑपरेशंस में फ्रंट पे जाके इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? शहीद का दर्जा दिया नहीं जाता, पेंशन तो ख़त्म ही कर दी है, फैमिली के बारे में कोई वेलफेयर है नहीं, बची कुची जो चीज़ें हैं उनको जो नेता आके उनसे वादा करते हैं, कितने मैंने आपको हादसे दिखाए अपने वीडियोज़ में, जो पुलवामा के दौरान बड़े बड़े इनसे वादे किए गए थे, अब तक उनके जवान, उनकी बीवियाँ बेचारी, उनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, बच्चे तरस रहे हैं, नौकरियों के लिए आज तक नौकरियाँ नहीं मिली हैं, उनको मुआवजा ढंग से नहीं मिला है, उनका शहीद स्थल आज तक नहीं बना है। तो इतनी सारी कमियाँ हैं कि जवान खुद डिमोटिवेट फील करते हैं। जब वहाँ पे वो गए थे अटैक के लिए, क्यों नहीं प्रॉपर ढंग से छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग आगे बढ़े? क्यों नहीं हमारे पास ड्रोन है? क्यों नहीं हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम सैटेलाइट से, जंगल है ना वहाँ पे दिखता नहीं है, ड्रोन नहीं छोड़े जा सकते क्या? छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, हिडन कैमराज वहाँ पे जाके मुस्तैदी के साथ, जैसे हमारी पैराएसएफ जाती है जब दुश्मन के एरिया में चली जाती है, वहाँ पे अपना काम को अंजाम देके चुपचाप आ जाती है बिना एक भी खरोच आए। तो क्या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को इस लेवल की ट्रेनिंग नहीं दी जाती तो वैसे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने से पहले भीड़ में उठ के चलने की बजाय तरतीब से, सिस्टमेटिकली, बिल्कुल धीरे 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 फूक फूक के कदम रखे? दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से कई बार आपको मैंने बताया कि हमारे जवानों की लाइफ इतनी आसान नहीं है, कदम कदम फूक के रखना पड़ता है। कभी आईईडीज़ होते हैं, कभी बूबी ट्रैप्स होते हैं, आगे चल रहे हैं, बिजली के तार तक वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे स्नाइपर्स बैठे रहते हैं, और न जाने क्या क्या हालात होते हैं। जंगल में जब पानी वहाँ पे बह रहा होता है, पानी से निकलने में भी खतरा, उसमें भी ये लोग करंट छोड़ देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए जवान किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक जज्बा होता है देश को लेके, देश की जनता को लेके। जो आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपकी सेफ्टी के लिए हमारे जवान खड़े रहते हैं तत्पर, सीने पे गोली खाने के लिए दुश्मन की। लेकिन बदले में हम क्या देते हैं? हम सिर्फ एक पोस्ट आता है, रेप, सुसाइड, चले जाते हैं। जब भी मैं ऐसे वीडियोस को अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, कितने लोग उसको आगे शेयर करते हैं, कितने लोग सरकार तक पहुँचाते हैं। कई बार इस चैनल के माध्यम से उन्हें एफआईआर लॉन्च कराई है उन जवानों के लिए जिनको परेशान किया जाता है। कभी भू माफिया, कभी उनके खुद के पड़ोस के लोग उनकी ज़मीन को कब्जा रहे हैं, कभी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी गद्दार करार दे देना चाहिए, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों के लिए, आर्म फोर्सेस के जवानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि उनके परिवार को स्पेशल जो है सिक्योरिटी प्रदान की जाए, और उनके जाने के बाद, वीरगति को प्राप्त होने के बाद उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का, जिस पर मुझे लगता है कि सरकार को उचित कदम उठाना पड़ेगा समय रहते हुए। और क्यों इतने सालों से ये नक्सलियों का मुद्दा चलता आ रहा है? क्या ये वोट की राजनीति है? क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसी अपने सपूतों को, कोई माँ अपने बेटे को खो रही है, कोई बीवी अपने पति को खो रही है, कोई मासूम बच्चे अपने पिता को खो रहे हैं, कोई बहन अपने भाई को खो रही है। तो ऐसा कब तक चलेगा? जैसे मोदी साहब ने 370 हटा के वहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लिया है, ऐसे ही इस माओवाद को और इस नक्सलवाद को जड़ से मिटाना होगा, वरना आने वाले समय में आपके ऊपर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठने वाला है। इस वीडियो को देश हित में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने जवानों के लिए शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि किस तरीके से दोगलापन चल रहा है देश में, किस तरीके से कुछ लोग शायद अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मैं यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे जो मर्जी नेता रहे हों पिछले 70 सालों में, अब तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया? इन राजनेताओं को भी मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है, जो इतने बड़े लेवल्स को आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और बदले में हमारे जवान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते आ रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जनहित में, जवानों के हित में। और प्रार्थना करते हैं अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से कि हर एक वीर सपूत की प्रभु आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। जय हिंद।